साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम 3 महत्वपूर्ण विषय लेंगे। वो मुद्दे हमारा 8वां पे कमीशन और उसकी वायरल बोगस खबरें, सेना बंदों की पिटाई और उसको रोकने के उपाय, और पूर्व सैनिकों की एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों। तो साथियों, सबसे पहले हम लेते हैं 8वां पे कमीशन। पता नहीं कितने वीडियो अभी तक जारी हो चुके हैं जो ये कहते हैं कि 8वां पे कमीशन है जो पुराने जो भी कर्मचारी है केंद्र सरकार के, जो दिसंबर 2025 के बाद वालों को नहीं मिलेगा। सरासर 101% इसको आप झूठ मानिए, इसको सच मत मानिए। अगर ये सच होता है तो आपको पता है कि आज जो हमारे देश की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आपके देश के 80% लोग 5 किलो राशन के ऊपर डिपेंड है। बाकी जो पिछले 10 सालों के अंदर जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, संसद के आंकड़े हैं और सांख्यिकी विभाग के आंकड़े हैं कि जो मध्यम वर्गीय है वो 25% है जो मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में चला गया है। क्यों चला गया? उसका कारण भी पेमेंट की बढ़ोतरी न होना। कहाँ तो हमारा 16 जनवरी के अंदर जो दिसंबर का मान लो आप 2015 का 125%, और कहाँ इस दिसंबर में आपका मतलब क्लोज हो रहा है 60%, यानी कि 125% का 50% भी नहीं। अब मैं आपको एक बात खुली बता दूं, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इनकम टैक्स का, आईटी का, इनकम टैक्स का। और ये इनकम टैक्स जो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो सारा का सारा केंद्रीय कर्मचारियों का, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मतलब सेक्रेटरी हो, चाहे वो सचिव स्तर पे अपना जो बोलते हैं ना कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे बैठा हो, चाहे इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बैठा हो, चाहे जवान की हो, चाहे पुलिस की हो, जो भी जिस स्तर पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्ट पेमेंट से टैक्स कटने वाला जो सीधा का सीधा ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। और इसमें अभी के अप्रैल में जो टैक्सेशन का जो ये निकाला गया है, इस रूल के अनुसार 12 लाख रुपए आपने के माफ़ कर दिए। अब सोचो कि अगर इनकी पेमेंट नहीं बढ़ेगी, केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन कर्ताओं की, तो भाई ये टैक्स कहाँ से आएगा? जब 12 लाख से बाहर कोई बंदा निकलेगा ही नहीं, सिवाय ए ग्रेड के अधिकारी के, ए ग्रेड के। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये समाप्त हो जाएगा और अर्थव्यवस्था अभी जो चरमरा रही है वो रफ्तार में चली जाएगी। और ये जो 50% जो गेहूं देते हैं ना, ये भी देने के लाले पड़ जाएंगे गवर्नमेंट को। क्योंकि सही मायने में आज कोई ऐसा नहीं कि किसानों की भी आमदनी बहुत है, लेकिन कानून के हिसाब से उन पे टैक्स नहीं लगता है। वो आगे लगी हुई गवर्नमेंट उनको भी लपेटे में ले लेगी। तो आप मान के चलिए कि आपको किसी तरह इस 8वें पे कमीशन में मेरी बात याद रखना कि 12 लाख से पार करना है, ताकि आपके ऊपर एक टैक्स लगाए, चाहे 2 टैक्स लगाए, जो 3 टैक्स लगाए, जो टैक्स आपको माफ़ किया गया है उसका 1.5 गुना वापस ट्रेजरी में कैसे जाए, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। सांख्यिकी विभाग उस पर काम कर रहा है। ये मैं आपको पक्की रिपोर्ट दे रहा हूं सरकार के सांख्यिकी विभाग की, कि जो माफ किया गया है उसको, जितना माफ किया जिस आदमी को, उससे 1.5 गुना कैसे निकाला जाए। तो जब आपके पास ही नहीं होगा तो निकालेगी कहां से? और सबसे पहले आप ही एक ऐसे हथियार हो, चाहे आप ऑन सर्विस हो, चाहे आप पूर्व सैनिक हो, चाहे पूर्व कर्मचारी हो सेंटर के, तो आपका है जो सीधा ही 30 तारीख को तो तनख्वाह आती है या पेंशन आती है, उसमें से आपका टैक्स कट जाता है। और नहीं तो भी अगर मान लो जो साल का कैलकुलेशन होता है तो उसके अंदर आपका पूरा टैक्सेशन का होके विड्रॉ
करके पहले अपना पैसा गवर्नमेंट और बाद में बच्चा कुचा आपको वो सौंप देती है फॉर्म 16 के माध्यम से। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप है जो 8वीं पे कमीशन से बाहर हो। इसका दूसरा कारण मैं आपको और बता दूं कि जो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय संगठन, उसमें नौकरी करने वाले भी आते हैं और पेंशन वाले भी आते हैं। केंद्रीय संगठन, आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब जब सरकार ने उनके साथ तानाशाही की है, एक सीमा से जब ऊपर कोई भी सरकार निकली है, कोई भी सरकार, उन संगठनों ने 2 दिन या 3 दिन भारत बंद किया और सरकार की अकल सीधी की सीधी ठिकाने आ गई। आप ये मत सोचना कि ये सारे संगठन चुप बैठे रहेंगे अगर इनको पे कमीशन में आउट कर दिया तो। इसलिए ये कहीं से भी कोई तुक ही नहीं बनता कि आपको पे कमीशन से आउट करते हैं। तो ऐसी मिथ्या भ्रामक जो वायरल जो ये प्रोपोगंडा है, ये बोगस खबरें हैं, इनके ऊपर ध्यान न दें तो अच्छा है। आपको आपका हक अच्छी तरह से मिलेगा और मिलने के साथ ही, भले ही मेरे को वो क्या बोलता है कपिल, सरकार का यूट्यूबर, मैं तो कोट पैंट नहीं पहनता हूँ, एक पट्टी सी जर्सी पहनता हूँ ये, और एक सही बात बोलता हूँ, ठीक है ना। तो वो यूट्यूबर नहीं हो, जो सही चीज़ें वो आपको बोल रहा हूँ, तो आप इन खबरों से भयभीत ना हो। दूसरा आता है जो अभी पिछले 2 महीने के अंदर जो सेना के साथ अन्याय हुआ है, चाहे ऑन सर्विस था और चाहे ऑफ सर्विस था। इसमें मैं आपको बताऊं, पीछे एक क्लिप भी डालूंगा कि सेना की चुप्पी थी, तो चुप्पी के ऊपर मीडिया ने क्या प्रश्न उठाया, वो सवाल आपके लिए जरूरी है, जो आप पीछे क्लिप में देखेंगे। और जहां सेना के एथेंटिक अथॉरिटी ने एक चिट्ठी सरकार को लिख दी तो उसका क्या एक्शन हुआ, और जहां एक जीओसी ने अपने बंदे और उसके परिवार के साथ हुए अन्याय के साथ में एक डीजी को सीधी वार्निंग दी, तो उस वार्निंग का असर ये हुआ कि एक इंस्पेक्टर जनरल उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना। कोई एसएचओ या कोई इंस्पेक्टर नहीं, एक इंस्पेक्टर जनरल। तो ये ताकत होती है एक्शन लेने की सेना की। लेकिन मेरा ये वीडियो मेरे दोस्तों उन अधिकारियों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो अधिकारी है नहीं। अब हम क्या करें, और हम चाहते भी नहीं है कि ठीक है हमारा जैसा भी चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि भी एक हमारी स्ट्रेंथ भी खड़ी हो और हम लोग भी सरकार के संज्ञान में आए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि रक्षाकर्मी, चाहे वो केंद्र सरकार का रक्षा मंत्रालय का हो और चाहे अर्धसैनिक बल का गृह मंत्रालय का हो, ये आवाज़ सैनिकों को अंदर से, जो अंदर बैठे हुए हमारे अधिकारी साहिबान हैं, उनको सरकार के सामने रखनी पड़ेगी कि आज सरकार के सामने क्या सर्विंग सोल्जर, क्या अपना रिटायर्ड अपना सोल्जर, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बीच की रैंक का है, उन सभी के साथ हर स्टेट में जितनी ज्यादती हो रही है, तो आपको सैन्य लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करनी पड़ेगी। और मांग जब अंदर से उठेगी और बाहर से सपोर्ट मिलेगा, तो सैन्य कर्मियों को प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब एक टूल मिलेगा जिससे वो सुरक्षित होंगे। लेकिन जब तक ये पहल भी हमारे अधिकारी साहबान नहीं करेंगे, तो हमें तो वैसे भी ये गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। चाहे हम अपने मन के अंदर कितने ही भ्रम पाले हुए हैं, वो भ्रम हमारा पड़ा है, और जिनके अंदर भी है वो भी पड़ा ही रहने दो, तो भ्रम को भ्रम ही रहने दो। बाकी सरकार ने सुननी नहीं, उनको पता है कि एक जैसी जवान वकार की औकात कितनी सी होती है, सीधी सी बात है। हम अपने आप को बहुत तुरम का 30 मार का समझते हैं, लेकिन समझने से कुछ होता नहीं है। होता तो अभी 2 साल में कितना बड़ा वो सब कुछ कर लिया, पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत भी कोई एक चीज़ के ऊपर तो संज्ञान होता ना सरकार का, नहीं है। तो अभी आप इस चीज़ से सोचिए कि जब तक अंदर से सैन्य अधिकारी और बाहर के अधिकारी जो हमारे रिटायर्ड साहिबान हैं, सारे मिलके एक आवाज़ नहीं उठाएगा कि सैन्य या पूर्व सैनिक जो भी है, इनका प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट से बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो अब जो हाथ खुल गया है, अब सोच लिए कि सिविल पब्लिक मार रही है। एक ब्रिगेडियर साहब को मेरठ के, उनको पब्लिक ने ठोक दिया अच्छी तरह से।
पीट दिया और जान से ख़त्म कर देते अगर उसके खुद के नौकर नहीं आ जाते तो, ठीक है ना। टोल के ऊपर ठोक दिया। अब इसके अंदर हिसार कैंट के एडम कमांडेंट ने एक चिट्ठी लिखी थी अपना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, और देखिए उन्होंने एक्शन लिया कि अगर इतने टाइम में आपने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया और वापस जवाब से अगर एडम कमांडेंट संतुष्ट नहीं हुए या आर्मी संतुष्ट नहीं हुई तो उस टोल प्लाजा के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और फिर एक्शन होगा वो अलग से। तो आप सोचो कि जब आपने लिखा है तो उसका एक्शन भी आपने देखा, और जब हमारे सूबेदार साहब उसकी फैमिली को रात को उठा के और वो एसएसपी के सामने पेश करके मारा पीटा गया है, और जीओसी साहब ने एक फ़ोन से डीजी पुलिस को, जो राज्य सरकार के को, एक ही बात दी कि मुझे आउटपुट चाहिए, फ़ोन पे जय हिंद नहीं चाहिए, जय हिंद करना है तो आउटपुट के साथ करो। तो सुबह ही डीजी ने आईजी को वो केस सौंपा, आईजी को खुद को बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेके मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो साहब इसको बोलते हैं एक्शन, और जहाँ एक्शन होता है वहाँ उसका हमारे को प्रभाव नज़र आता है। लेकिन हमारे अधिकार मामलों के अंदर कभी सेना ने संज्ञान लिया ही नहीं। जो हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर है, जो हमारे एरिया हेडक्वार्टर है, सब एरिया हेडक्वार्टर है, इनमें सभी में हमारे सैनिकों पूर्व सैनिकों की सेल बनी हुई है। वो सेल क्यों नहीं एक्टिव हुई? उनके पास सब खबरें जाती है, लेकिन क्यों नहीं लेती? जब हिसार के एडम कमांडेंट साहब ले सकते हैं, मैं सैल्यूट मारता हूँ उनको कि उनकी इतनी सी घटना को उसने उठा के सीधा केंद्र सरकार को लिखा तो सरकार ने फटाक से एक्शन लिया। सैल्यूट मारता हूँ जीओसी साहब को जिसने अपने जेसीओ को के साथ के लिए सीधा डीजी को खड़का दिया। तो अगर इस तरह से अगर आप साथ देंगे तो क्यों नहीं, मतलब ये चीज़ें ठीक होगी। और वहाँ वो पंजाब वाले केस के अंदर आप क्लिप में देखना, जहाँ मौन साधता हुआ एक जीओसी और उसको पत्रकार ने वापस क्या जवाब दिया, जो शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और उनको बोलना चाहिए था कि कोई एक्शन नहीं लेगी तो फिर सेना एक्शन लेगी, और सेना जब एक्शन लेगी तो मैं फिर ये मत बोलना कि सेना ने क्या एक्शन लिया। अगर इतनी बात वो बोल देते तो आज सेना की छवि क्या होती। दूसरी बात दोस्तों, इन सभी बातों का प्रभाव सेना की जो हमारी प्रेजेंट जो सर्विस पर्सन है उनके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव हो रहा है। मैं कह नहीं सकता हूँ इस वीडियो के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड को भले ही वो अटैक में चेंज कर दे या कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे, वो हमारे अधिकारी साहिबानों को हाथ में है। उनको पता है कि जवान का कोई भी चीज़ है उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये कब तक होगा? सच्चाई कभी भी दब नहीं सकती, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। कल हो परसों सच्चाई तो उठ के सामने आएगी, बाहर आएगी, वो अंदर नहीं रह सकती। इसलिए आप सभी से यही विनती है कि पूर्व सैनिकों, रक्षाकर्मियों, अपना पैरामिलिट्री फोर्स, इन सभी के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, जिसकी शुरुआत सेना, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की जानी चाहिए। अब आते हैं एकता के ऊपर। तो दोस्तों, हमारा जो ढांचा है सेना का, कि हमारा जो, मैं थल सेना को ले लो, पहले तो हम 3 सेनाओं में बंटे हुए हैं, और तीनों के जो बोलते हैं ना कि जन्म के बाद के संस्कार वो अलग अलग है। एयरफोर्स के अलग है, नेवी के अलग है, और सेना के अलग है। और जब हम सेना में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी एक फाइटिंग फोर्स है, एक सपोर्टिंग आर्म है। और जो हमारी फाइटिंग फोर्स है उसके भी 3 भागों में उनको भी बांटा हुआ है कि भाई हमारी आर्मर्ड क्या एक्शन लेती है, आर्मर्ड के बाद में सेकंड, मतलब फर्स्ट कवरिंग फायर कौन देता है, आरटी देती है, आरटी को कवरिंग फायर कौन देता है, आर्मर्ड देती है। और उससे सबसे आगे जो चल रही है, जिसके ऊपर से कवरिंग फायर जा रहा है, वो हमारी पैदल सेना जो इन्फेंट्री चल रही है, जिन्होंने आगे जाके पोजीशन लेना है उस जमीन का, उस पोर्शन का जो दुश्मन से हमने हासिल किया है। तो जो हमारी परवरिश के अंदर जिस हिसाब से हम लोगों का संगठन बने हुए हैं, अब पेंशन आके हम बदल नहीं सकते। बेशक हम चाहे कुछ भी बोलें, हम एक मंच पे, मुझे नहीं लगता कि मैं तो अपने ज़िंदगी में देख नहीं पाऊँगा, बाकी कोई नसीब वाले होंगे तो वो देख लेना।
बाकी मैं नहीं देख पाऊंगा, कि मुझे उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेड अम्युनिशन टेक्नीशियन था। तो मैंने इन्फेंट्री, आरटी, आर्मर्ड, एयरफोर्स, नेवी, सब के अंदर जाके उनका कल्चर देखा है। और उस कल्चर के हिसाब से जब बंदा बाहर सोसाइटी में आता है तो वो अपना कल्चर कभी पीछे नहीं छोड़ता है। जैसे खानदान के अंदर एक उसको खानदानी गुण मिलते हैं तो वो गुण उसके मरते दम तक रहते हैं। तो अब यहाँ पर एकता से अच्छी है कि हम यहाँ पे 3 तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, इस काम को हम अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। जैसे कि जो कोर्ट का काम कर रहा है वो बंदा अपना साम दाम दंड वे सब लेके कोर्ट के पीछे पड़ जाए, उन मुद्दों को लेकर कोर्ट से न्याय हासिल करे। दूसरा, जो हमारा एक पोर्शन है जो आंदोलन के लिए हमेशा ही उत्साहित रहता है, उसको फुल छूट दो, सपोर्ट दो कि आप आंदोलन में ही उतरो, आपको जो भी होगा आपको भी सपोर्ट मिलेगा, तन मन धन का सभी। और तीसरा, जो कहता कि मैं तो अपने क्रॉसपोंडेंस से हक दिला दूंगा, तो उनको भी आप तन मन धन से सहयोग दो कि आप जितना हो सके अपनी कागजी कार्रवाई, आपकी पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी, उसके अगेंस्ट में वापस आपने जो रिप्लाई देना है, जिस हिसाब से देना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन रेज करने हैं, जिस हिसाब से सांख्यिकी को पढ़ना है, जिस हिसाब से उनके फॉर्मूलों को पढ़ना है, उनके रेशियो को पढ़ना है, क्यों आपका महंगाई भत्ता 10 साल के बाद में 50% से भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसके पीछे बड़ा कारण है। वो कारण सरकार के सामने आप रखिए, खोज के रखिए ना कि क्यों नहीं बढ़ा। वो 125 कैसे हो गया था 10 साल के अंदर, और ये इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद आज सोना क्या रेट है, मार्केट के अंदर पानी क्या रेट है, ठीक है ना। यहाँ रेगिस्तान के अंदर एक टैंकर भी है जो 800 रुपये का आता है, 800 रुपये का एक टैंकर, और 4 टैंकर के अंदर हमारा महीना गुजरता है। हम शहरों में बैठे हुए हैं, ये हालत है। तो ये मत बोलिए हाँ ठीक है, कोई कहीं से उठा के नाले से 400 में भी डाल देगा, लेकिन अगर आपको मीठा और अच्छा पानी चाहिए तो 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एकता तो होने से रही, लेकिन जो ये शिद्दत से कार्य कर रहा है, उसमें परिपूर्ण है, उनको उसी स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए। और सभी सैनिक, मैंने बोला ना कि अब आप कहाँ बच तो रहे नहीं है, कि अभी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है सेवा परिषद की। सेवा परिषद पूरा हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह, डिस्ट्रिक्ट गांव गांव जाके सेवा परिषद अपना समूह बना रहा है। तो ये सेवा परिषद कौन है? सैनिक सेवा परिषद कौन है? आरएसएस कौन है? जो हमारी प्रेजेंट सरकार। जब प्रेजेंट सरकार के ये समूह सैनिकों के बनेंगे तो ये आवाज क्यों उठाएंगे भाई? ऐसे ही हर पार्टी के भी उनका परिषद बनी हुई है। तो फिर पीछे तो पागल तो सिर्फ ये 10, 15, 20% यही बचे ना जो किसी में भी शामिल नहीं है और ये कुछ करना चाहते हैं। तो ये तीनों भी कम से कम इन तीनों जो बच गए हैं, ये इन तीनों भागों में बंटो, और इस तीनों ही प्रकार से सरकार के ऊपर अटैक तो वही होना है। कोर्ट के थ्रू जाना है तो क्वेश्चन मार्क सरकार के ऊपर है, रोड के ऊपर अगर आंदोलन है तो सरकार के ऊपर है, और जो अगर कोई चीज़ लिखा पढ़ी की जा रही है, लेटर जा रहा है, ज्ञापन जा रहा है, कुछ, वो भी सरकार के ऊपर है। तो आप तन मन धन से लग जाइए और इन तीनों चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांग बनाइए और तीनों तरफ से सरकार को घेरिए। क्या पालोगे एकता में? वही टांग खिंचाई तुम्हारी बंद होनी नहीं है। इससे अच्छा कि इस मुद्दे को छोड़ के आगे बढ़ो और इन तीनों तरफ से सरकार को घेरो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लिप चुप रहने की कीमत जो कर्नल बास ने चुकाई है कि कोर्ट ने भी उसको 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया, सीबीआई को नहीं दिया, और जांच चंडीगढ़ पुलिस को दे दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। What are you afraid of? What is the army afraid of? Why are they running away like this? What a shame! जय हिंद साथियों, कल पंजाब के पटियाला में कर्नल साहब के साथ मारपीट वाले केस में भारतीय सेना और पंजाब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने अपना जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, पंजाब पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा तो आर्मी के अधिकारी चुपचाप चलते बने। कोई भी जवाब, कोई भी
क्वेश्चन जो मीडिया ने पूछा उसका जवाब नहीं दिया गया। तो फौज, जिसमें आप देखें पत्रकार बोल भी रहा है कि फौज डर क्यों रही है। One thing that it will be a press conference. You can't just come in and read statement and go. What are you afraid of? What is the army afraid of? Why are they running?